वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रायोप्रेसिपिटेट इज मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है मोस्ट कॉमनली कौन से सिनेरियो के अंदर हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ऑप्शन बी ब्लीडिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी हेमरेज विथ लो फिब्रिनोजन लेवल्स, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ हिमोलाइटिक एनीमिया। हमें यहाँ पर जो चीज पूछी गई है वो है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज हम देखते हैं तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ई के अंदर दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम आरबीसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ना कि क्रायोप्रेसिपिटेट को। उसी तरह से ऑप्शन बी के अंदर दिया गया ब्लीडिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर हमें प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन इन्फ्यूज करना है, ना कि क्रायोप्रेसिपिटेट को। नेक्स्ट हमें दिया गया है हेमरेज विथ लो फिब्रिनोजन लेवल, यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्रायोप्रेसिपिटेट को हम यूज में लेते हैं तब जब ब्लीडिंग का सिनेरियो है वो भी लो फिब्रिनोजन लेवल की वजह से होता है, वहां पर हम क्रायोप्रेसिपिटेट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शन डी के अंदर दिया गया ट्रीटमेंट ऑफ हिमोलाइटिक एनीमिया। अगर हिमोलाइटिक एनीमिया तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर हमें अंडरलाइंग कॉज जो होगा उसे एड्रेस करना होगा, ना कि क्रायोप्रेसिपिटेट को एडमिनिस्टर करना होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, अगर लो फिब्रिनोजन लेवल है और उसकी वजह से हेमरेज का कंडीशन है तो हमें एडमिनिस्टर करना है क्रायोप्रेसिपिटेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन कॉमनली एसोसिएटेड विद हीमोडायलिसिस। निम्न में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि कॉमनली एसोसिएट करता है हीमोडायलिसिस के साथ में? ऑप्शन ई हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है हाइपरकैलेमिया। रीनल डिसीज के अंदर जो रहता है हाइपरकैलेमिया हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो हीमोडायलिसिस है उसका जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपरकैलेमिया नहीं होता है। हीमोडायलिसिस के द्वारा हम जो होता है एक्सेस पोटेशियम जो होता है बॉडी के अंदर उसे रिमूव करते हैं, तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया का रिस्क रिड्यूस होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया भी डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करता हीमोडायलिसिस के साथ में। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज है तो वहां पर हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर उसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसे मॉनिटर करना होता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन होता है, लेकिन डायरेक्टली हीमोडायलिसिस सेशन के साथ एसोसिएट नहीं करता है। अब बच जाता है ऑप्शन डी हाइपोटेंशन, जो कि हमारा राइट आंसर है। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस फ्लूइड रिमूवल की वजह से हाइपोटेंशन कॉमनली होता है। यह कंडीशन टू क्विकली हम फ्लूइड को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लेशन होता है और हाइपोटेंशन का कंडीशन डेवलप होता है। सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं हीमोडायलिसिस के साथ कॉमन कॉम्प्लिकेशन की, तो वो होता है हमारा ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फूड इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ए पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेशेंट है हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज वाला, इस पेशेंट के अंदर कौन सा ऐसा फूड है जो कि मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा? ऑप्शन ए हाई फैट फूड्स, ऑप्शन बी लो फाइबर फूड्स, ऑप्शन सी नॉन एसिडिक ब्लेंड फूड्स, ऑप्शन डी फूड्स रिच इन कैफीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नॉन एसिडिक ब्लेंड फूड। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है हाई फैट फूड। फैटी फूड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होता है और अल्सर के सिम्टम्स और इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हाई फैट फूड जो होता है वो हम यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है लो फाइबर फूड। लो फाइबर फूड ओवरऑल हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है और ना ही इसका की फोकस होता है अल्सर मैनेजमेंट पे, इसीलिए हम लो फाइबर फूड भी बेनिफिशियल नहीं मानते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन एसिडिक एंड ब्लेंड फूड। नॉन एसिडिक और ब्लेंड फूड की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में देखेंगे हम प्लेन राइस, ओटमील, बॉइल्ड पोटैटोज और कुक्ड वेजिटेबल्स जो होती है वो आती है। यह फूड जो होता है यह इरिटेशन को रिड्यूस करता है, इसी के साथ ही अल्सर मैनेज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी फूड्स रिच इन कैफीन, इसे भी हम एडवाइस नहीं करते हैं। कैफीन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को, इसीलिए कैफीन रिच फूड या फिर बेवरेजेस जो होते हैं वो हम अवॉइड करने के लिए एडवाइस करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीजन फॉर यूजिंग लो डोज एस्पिरिन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है उसके अंदर लो डोज एस्पिरिन को यूज में लेते हैं कॉमनली, तो उसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक,
ऑप्शन सी टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऑप्शन डी टू रिलीव पेन आफ्टर सर्जरी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। एस्पिरिन का जो यूज होता है वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए नहीं करते। अगर हमें ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम एसीई इनहिबिटर या फिर बीटा ब्लॉकर को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। लो डोज एस्पिरिन कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट विच कैन कॉज हार्ट अटैक और स्ट्रोक। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर दिया गया टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने के लिए एस्पिरिन नहीं बल्कि स्टेटिन्स प्राइमरी ड्रग होती है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया टू रिलीव पेन आफ्टर सर्जरी। एस्पिरिन पेन रिलीव के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन आफ्टर सर्जरी पेन रिलीव करने के लिए यह प्रिफर्ड मेडिसिन नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एंटीकोएगुलेंट यूज्ड ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस कौन सा ऐसा एप्रोप्रिएट एंटीकोएगुलेंट है जो कि यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए हेपारिन, ऑप्शन बी वारफेरिन, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी क्लोपिडोग्रिल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हेपारिन। हीमोडायलिसिस के दौरान कॉमनली यूज में लिया जाने वाला एंटीकोएगुलेंट हेपारिन होता है, जो कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायलिसिस सर्किट में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी के अंदर दिया गया वारफेरिन। वारफेरिन जो होता है वो एक ऑरल एंटीकोएगुलेंट है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट के अंदर यूज में लेते हैं, या इमीडिएट एंटीकोएगुलेंट की तरह यूज में नहीं लिया जाता है। क्योंकि हमें हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो हमें वहां पर इमीडिएट एंटीकोएगुलेशन चाहिए, तो वहां पर हम हेपारिन को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल। यह दोनों ही मेडिसिन जो है हमारी एंटीप्लेटलेट एजेंट है। यह दोनों ही हीमोडायलिसिस के दौरान एंटीकोएगुलेशन के लिए हम यूज में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेबल एंजाइना। निम्न में से कौन सा स्टेबल एंजाइना के लिए सत्य कथन है? ऑप्शन ए, इट अकर्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। ऑप्शन बी, इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन सी, इट इज कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ऑप्शन डी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड चेस्ट पेन दैट लास्ट मोर देन 30 मिनट। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर जो चीज पूछी गई है वो है हमारा स्टेबल एंजाइना। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया इट इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। यह स्टेबल एंजाइना का डेफिनेशन है, यह जो है वो अनस्टेबल एंजाइना की तरफ इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन बी के अंदर दिया गया इट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। स्टेबल एंजाइना जो होता है उसका हॉलमार्क है, जो स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना के बीच का मेजर डिफरेंस यही है कि स्टेबल एंजाइना बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट आता है इट इज कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से जो एंजाइना होता है उसे हम कहते हैं फ्रिंज मेटल एंजाइना, ना कि स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड चेस्ट पेन दैट लास्ट मोर देन 30 मिनट। यह कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हमें अनस्टेबल एंजाइना का दिया गया है। क्योंकि हमें पूछा गया था स्टेबल एंजाइना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सेलेशन। फोर्स्ड एक्सेलेशन के दौरान डायफ्राम का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। ऑप्शन बी, टू रिलैक्स एंड पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। ऑप्शन सी, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड द चेस्ट कैविटी। ऑप्शन डी, टू रिलैक्स एंड कंप्रेस द चेस्ट कैविटी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टू रिलैक्स एंड पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। अगर बात करते हैं हम फोर्स्ड एक्सेलेशन की, तो इसके अंदर जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव होता है, जिससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका स्पेस रिड्यूस होता है और एयर एक्सपल्शन में हेल्प करता है। फोर्स्ड एक्सेलेशन का जो एक्टिव पार्ट होता है वो होता है हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। Next question is, a nurse is caring for a patient who is being restrained. Which of the following action should be performed at least every 2 hours? एक पेशेंट है हमारे पास जिसे कि रेस्ट्रेंट किया गया है। इस पेशेंट का ऐसे नर्स केयर करते वक्त कौन सा ऐसा एक्शन होगा जो हमें एटलीस्ट एवरी 2 आवर परफॉर्म करना होगा? ऑप्शन ए, ऑफर द पेशेंट फूड एंड फ्लूइड्स। ऑप्शन बी, परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ऑप्शन सी, रिमूव द restraints to allow free movement. ऑप्शन डी, चेक द पेशेंट्स न्यूरोवास्कुलर स्टेटस। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया ऑफर द पेशेंट फूड एंड फ्लूइड्स। यह हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा। पेशेंट को फूड और फ्लूइड ऑफर करना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट दिया गया है वो है रेस्ट्रेंट वाला,
रेस्टोरेंट अगर लगाया गया हो और उसी के साथ ही एवरी 2 आवरली परफॉर्म करना हो तो वहां पर प्राइमरी एक्शन फूड और फ्लूइड को ऑफर करना नहीं रहेगा। नेक्स्ट आया है परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। यह भी हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। अगर हमारा कोई पेशेंट है जो कि प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए रिस्ट्रेंड किया गया है तो वहां पर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन इसे भी हम एवरी 2 आवरली नहीं करते हैं जब तक हमें कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं दिया गया हो। नेक्स्ट रिमूव द स्ट्रेंथ टू अलाउ फ्री मूवमेंट। यह भी हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। रेस्टोरेंट को रिमूव हम तभी करते हैं जब पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो, अदरवाइज एवरी 2 आवरली रिमूव करना अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन डी के अंदर दिया गया चेक द पेशेंट्स न्यूरोवास्कुलर स्टेटस। यह हमारा राइट आंसर है। अगर किसी पेशेंट को रेस्टोरेंट लगाया गया है तो ऐसी नर्स इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम एवरी 2 आवरली उसका न्यूरोवास्कुलर स्टेटस असेस करेंगे। न्यूरोवास्कुलर स्टेटस के अंदर आपको क्या असेस करना है? सर्कुलेशन, टेम्परेचर, पल्स और स्किन कंडीशन।